एवरीवन, माय नेम इज बात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, आपके साइंस 2 के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें माइटोसिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बीच में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको जो एनर्जी प्रोडक्शन दिख रहा है, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीसी रिएक्शन, तीनों को पढ़ने का बेस्ट ट्रिक आपको इस लेक्चर में देखने मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। ऑल्सो वी हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0 जहां पर हम सारे यूट्यूब के अच्छे अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं लाइव। मैं हूं गैलेक्सी में शुभम सर है, एंड फुल टीम ऑफ टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का पढ़ाया जाएगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये दोनों नंबर पे कॉल करके मीठी मीठी बातें आप कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो कॉल करके पूछ सकते हैं इन दोनों नंबर पे। सो लेट अस बिगिन आवर ब्यूटीफुल सा चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। देखो भाई साहब, आपके बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डाइजेशन कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। इसके बारे में आगे बात करेंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जिसमें ब्लड आ गया, ब्लड वेसल आ गए, हार्ट आ गया। ब्लड आपके रगों में दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है एंड चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो आपने फूड खाया था, जो डाइजेस्ट हुआ उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग सेल में पहुंचानी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। खून, रगों में क्या दौड़ता है, खून दौड़ता है। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रही है, किडनी वगैरह आ गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी को आपके कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा भी और भी सिस्टम्स होती है, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स आ गए, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां आ गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे भूल सकते हो, एंड उसके अलावा इम्यून सिस्टम भी आ गई, एंडोक्राइन सिस्टम आ गई, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाली बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो आपके बॉडी में काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं एंड आपको जिंदा रख रही हैं। ये बात आप समझते हो। अब देखो, कोई भी गाड़ी चलानी है तो गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा भाई। उसी तरह से आपकी बॉडी भी एक गाड़ी है, इसके अंदर भी पेट्रोल डालना पड़ेगा। मतलब ये सारी सिस्टम्स, इनको अगर चलाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, पेट्रोल देना पड़ेगा। पेट्रोल पी लोगे तो चल जाएगा क्या, नहीं। आपके बॉडी को किस तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी आपको एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है, एंड ये आपको कहां से मिलेगा, फूड से, खाना खाना पड़ेगा। फॉर गेटिंग एनर्जी आपको क्या लगने वाला है, खाना लगने वाला है, फूड। तो फूड में ऐसा क्या है, फूड के अंदर ऐसा क्या है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। फूड के अंदर होते हैं कुछ कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। यही है मेरे वो न्यूट्रिएंट जो मुझे एनर्जी देते हैं, जो मेरे बॉडी को बिल्ड करते हैं। अब ये फूड पिरामिड आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की होती है, उसके बाद प्रोटीन की, एंड उससे कम फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फैट्स बहुत ज्यादा खा लोगे, इट इज अ हाई कैलोरी फूड, तो मोटापा हो सकता है। तो एक बैलेंस्ड डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट्स। ये होता है एक बैलेंस्ड डाइट। आपको बातें समझ में आ रही है, मजेदार बातें हैं सारी। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रोज। मैक्रो मतलब क्या, इनकी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है। इनके अलावा भी न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर इज अ न्यूट्रिएंट, फाइबर इज अ न्यूट्रिएंट। तो ये जो विटामिन है, मिनरल है, उनको मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलता हूं, बिकॉज उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनमें से आपको मिलेगी एनर्जी। ठीक है, मान लिया अब पूरा परिवार खाना खाने बैठा है, दावत लगी हुई है, खाना हम खा रहे हैं। खाना पीना होने के बाद बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी। डाइजेशन में क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड। तो आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया वो ब्रेक डाउन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसमें से ही
आपकी बॉडी मेजॉरिटी एनर्जी कहां से लाती है? ग्लूकोज से लाती है। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी, ग्लूकोज। उसके बाद आपने जो भी प्रोटीन खाया था उसको भी डाइजेस्ट किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनते हैं, और यही अमीनो एसिड फिर से यूज किए जाएंगे दूसरे प्रोटीन बनाने के लिए। ये भी हमने बात की थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, है ना? आज भी करेंगे फिर से। उसी तरह से फैट्स खाने के बाद फैट का डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल फॉर्म, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल भी एक स्पेसिफिक प्रकार का अल्कोहल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ग्लिसरॉल। तो यहां पर आपको क्या क्या समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट कैसा था? कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉम्प्लेक्स फूड। उसको ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल फूड, ग्लूकोज, जिसको बॉडी यूज करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोटीन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब उनका जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, उसको ब्रेक करेंगे इनटू अमीनो एसिड, अगेन उनको यूज किया जाएगा, एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है अमीनो एसिड से, एंड यूज किए जा सकते हैं टू मेक अदर प्रोटीन्स इन द बॉडी। फैट भी कैसे होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स, उनको ब्रेक करके हम क्या बनाते हैं? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। कौन से प्रकार का अल्कोहल होता है? ग्लिसरॉल। चलो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हैं, तो मैं आगे चलता हूं। चलो नाउ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेस कौन से हैं, कहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा जाएगा, सिंपल आंसर, सीरियल्स मतलब आप जो अनाज खाते हो, जो ग्रेन्स खाते हो, उसमें क्या क्या आ गया? व्हीट आ गया, गेहूं आ गया, चावल आ गया, राइस, ज्वार है, मिलेट, मिलेट मतलब क्या? बाजरा, रागी आ गया, कॉर्न आ गया, ये सारे आपके सीरियल्स हो गए। टीवी सीरियल डुडुम 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 डुडुम, टीवी सीरियल नहीं है ये। कौन से सीरियल है? ये ग्रेन्स है, अनाज जो आप खाते हो। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। मिल्क एंड शुगर, चॉकलेट खाई, रिफाइंड शुगर खाया, जैगरी मतलब गुड़, गुड़ खा लिया, हनी मतलब शहद। तो ये हो गए आपके मेजर कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। पोटैटो है एंड स्वीट पोटैटो, बटाटा आणि शकरकंद, स्वीट पोटैटो। ठीक है, मराठी में क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को? कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, सो दीज आर माय कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्सेस। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मुझे कितनी एनर्जी देगी? 4 किलो कैलोरी। ये भी आपको कहीं पे भी एमसीक्यू में या फिर ट्रू और फॉल्स में या फिर ऑड मैन आउट में या फिर कोरिलेशन में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद करना है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव मी 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। कोई भी खाने वाने का पैकेट आप उठा लो तो उसके ऊपर आपको दिखेगा ना कि इसमें कितनी कैलोरी है, एनर्जी कितनी है, कि किलो कैलोरी ऐसा लिखा रहेगा, सी कैल। तो ये यहां पे ये छोटा सा पास्ता का पैकेट है मेरे पास, इसके ऊपर सर्विंग पर पैक 1 सर्व, मतलब ये इतना पास्ता मैं खाऊं तो मुझे 275 कैलोरी मिलती है। तो इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो कुल मिला के आपको समझ में आता है कि कितनी कैलोरी उस खाने के अंदर है। जितना फैट कंटेंट ज्यादा होगा उतनी उसकी कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, जितना शुगर उसमें ज्यादा होगा उतनी भी उसकी कैलोरीज ज्यादा होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स मी 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एनर्जी प्रोडक्शन। किस तरह से ग्लूकोज को यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर। लेकिन उसके पहले भी कुछ मजेदार बातें हैं जो आपको समझनी है। मुझे बताइए, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी सिर्फ न्यूट्रिएंट खाकर चलेगा नहीं, सिर्फ न्यूट्रिएंट से एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन क्या काम करता है? हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये ऑक्सीजन एग्जैक्टली क्या करेगा ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। जब हम ईटीसी पढ़ेंगे, ईटीसी रिएक्शन, तब आपको समझेगा ऑक्सीजन का रोल क्या है आपके एनर्जी प्रोडक्शन में, कहां से आती है एनर्जी, ऑक्सीजन क्या करता है। बहुत मजेदार चीज है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो मुझे बताओ, आपके हर एक सेल में खाना पहुंचना चाहिए एंड आपके हर एक सेल में ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड किस में आ जाता है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम।
तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है खाने को भी और ऑक्सीजन को भी आपके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाएगा। इतना बात आपको समझ में आया? मजा आया? हाँ। चलो दूसरी बात, ऑक्सीजन बॉडी में आता कैसे है? रेस्पिरेशन से आता है। तो रेस्पिरेशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का छोटा सा एक ओवरव्यू यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये नाक का छेद दिख रहा है इधर, ठीक है? नाक के छेद के अंदर होती है नेजल कैविटी, मतलब जो ऑक्सीजन है वो यहां से एंटर करेगा। एयर, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी अंदर आता है, एयर आता है ना पूरा। तो एयर एंटर कहां से करता है? आपके नाक के छेद से, नॉस्ट्रिल, ठीक है? ये जो छेद है इसको मैं नॉस्ट्रिल बोलूंगा। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पीछे कैविटी होती है जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी, जिधर शेमड़ा जमा होता है। अगर आपको शेमड़ा हो गया है, सर्दी हो गई है, तो सर्दी कहां जमा होती है? नेजल कैविटी में होती है। ऐसे करते रहते हो ना आप, तो शेमड़ा जमा हो जाता है कहां पे? नेजल कैविटी में। चलो इसके बाद क्या बोला है? ओरल कैविटी, मतलब आपका थोबाड़ हो गया, माउथ हो गया। ये आपका माउथ है। माउथ के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको, मेरे को बताओ। आपको दांत दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे टंग दिख रही है, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये टंग है। यहां से आप खाना खाओगे और फिर वो यहां से ईसोफेगस से अंदर जाएगा, ठीक है? ये आगे का जो पाइप है ये ट्रेकिया है, आपका विंड पाइप। एंड ट्रेकिया के पीछे जो ये छोटा सा पाइप दिख रहा है पाइप, वो आपका फूड पाइप है, ईसोफेगस। ट्रेकिया आगे होता है, विंड पाइप आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। यहाँ पे जो कड़क कड़क फील होता है, इधर कड़क कड़क फील होता है, वो कड़क कड़क कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ये ट्रेकिया के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? ये जो रिंग्स है दिख रही है रिंग्स, ये किसकी बनती है? हड्डी नहीं है ये कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो आपके ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो मजेदार बातें हैं बहुत सारी जो मैं शेयर करते जाऊंगा आपके साथ। तो माउथ हो गया। चलो उसके बाद यहां पे एडम्स एप्पल, लड़कों को होता है, लड़कियों को नहीं होता, लेकिन वॉइस बॉक्स आपका बेसिकली जो वॉइस बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब क्या? वॉइस बॉक्स। एंड ये वॉइस बॉक्स मेल्स में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपको यहां पे ऐसा पॉइंटिंग दिखता है, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं। गर्ल्स में वो छोटा होता है, इतना ही फर्क है, ठीक है? लैरिंग्स हो गया, वॉइस बॉक्स। उसके बाद आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो आपको दिख रहा है कि नेजल कैविटी से हवा आएगी ऐसे। आपको मेरा छोटा सा हाथ दिख रहा है, उस हाथ को देखो ध्यान से। नेजल कैविटी से हवा आती है और ट्रेकिया में जाती है। ओरल कैविटी से, माउथ से फूड आएगा और वो ईसोफेगस में जाएगा। तो मुझे बताओ ये जो पार्ट है यहां पे जो मैंने छोटा रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं फेरिंग्स बोलता हूं। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो एयर भी यहां से पास होती है, फूड भी यहां से पास होता है। तो ये जो कॉमन, छोटा सा कॉमन रास्ता है जहां से हवा और खाना दोनों पास होते हैं, उस पार्ट को हम फेरिंग्स बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फेरिंग्स इतना ही होता है, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाता है। एक तो ट्रेकिया बन जाता है और दूसरा उसका पार्ट ईसोफेगस बन जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मजेदार बात है ना? फेरिंग्स भी होता है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब आगे की बात आपको बताता हूं। चलो और क्या बताया है? ट्रेकिया हो गया आपका विंड पाइप। ट्रेकिया मतलब क्या? विंड पाइप। विंड पाइप। फिर उसके नीचे ट्रेकिया भी डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकस। एंड ब्रोंकस किसके अंदर जाता है? लंग्स के अंदर। तो राइट लंग हो गया और यहां पे ये लेफ्ट लंग हो गया, लेफ्ट लंग। एंड ये आपको दिख रहा है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। उसी तरह से ये एक ब्रांच, राइट में एक ब्रांच जाती है, लेफ्ट में एक ब्रांच जाती है। तो ये वाली ब्रांच क्या बोलूंगा इसको मैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस बोलूंगा। आपको बात समझ में आ रही है? राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, एंड बाद में लंग्स आ जाते हैं। ब्रोंकस भी आप देखो, आपको दिख रहा है ये ब्रोंकस भी
आगे जाके डिवाइड हो रहा है इनटू छोटा 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 ट्यूब्स। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये जो पतली पतली ट्यूब्स हैं उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। एंड नीचे एक मसल होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम ब्रीथिंग में हेल्प करता है एंड इट इज अ सेपरेशन। नीचे से आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, नीचे आपका स्टमक है, लिवर है, ये सारी चीजें नीचे होती हैं एंड उसके ऊपर डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर लंग्स होते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे एक बात बताता हूं, आपका जो ब्रोंकियोल्स होता है, ठीक है, ये जो ब्रोंकियोल है उसके एंड पे बलून जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा द्राक्ष जैसा, बलून जैसा, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। उसके अंदर हवा भरती है, जब आप ब्रीथ करते हो तो ये जो एल्वियोलाई होती है वो फुग्गे की तरह फूल जाती हैं। ठीक है, जब आप हवा को अंदर लेते हो तो एल्वियोलाई के अंदर हवा भरती है एंड एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब क्या, ऑक्सीजन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। मेरे साथ साथ बोलोगे आप, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब फुग्गा, फुग्गे के जैसा, फुग्गे जैसा। उसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ठीक है, आपके जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस एल्वियोलाई में आ जाएगा एंड फिर उसको आप एक्सहेल करके बाहर निकाल दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सचेंज ऑफ गैस किधर हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है। बलून लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंकियोल के एंड पे होती है। ब्रोंकियोल क्या होता है, ब्रांच होते हैं। ब्रोंकस बड़ा वाला ब्रांच होता है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस ब्रोंकियोल होते हैं। आपको सारा हिसाब किताब समझ में आया? क्या क्या मैंने बताया, बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं। बताइए, मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? तो यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे लाइव में पढ़ा है और बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। ये आपको मैं 2025 का रिजल्ट बता रहा हूं। गुंजन, शी हैज स्कोर्ड 100% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे ही वेंकटेश है जिसने 100% स्कोर किया हुआ है, धनश्री है, अनुष्का है, ऐसे बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। 127 बच्चे हैं जो 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं। तो हमारे बैच में आरंभ 5.0 में आपको क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो लाइव क्लासेस रहेंगे, पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कोई भी आपका लेक्चर मिस होता है तो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर डाउट आता है, वैसे तो लाइव लेक्चर में डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा डाउट आता है तो यहां पर आपको एक IVR नंबर दिया जाएगा। एक नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर से कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, गैलेक्सी मैम पढ़ा रही हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो, शुभम सर हैं एंड पूरी टीम ऑफ टीचर्स है। जिस किसी टीचर से आपको बात करनी है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चा लिखेगा, उसका PDF अपलोड करेगा एंड वो पेपर चेक करके भी आपको दिया जाएगा। तो बैच की प्राइस क्या है? देखिए, एक कूपन अवेलेबल है फर्स्ट 300, लेकिन इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। हमारा बैच छोटा होता है, बच्चे कम होते हैं, इसीलिए हम पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं एंड ये जो कूपन है वो लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाता है सीधा 9000। सो हाउ टू ज्वाइन द बैच? ये हमारा ऐप है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालने के बाद आपको होम पेज पे लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है, उसके अंदर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां कूपन्स एंड ऑफर्स आपको दिख रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का कूपन। अगर वो एप्लीकेबल है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर कूपन अवेलेबल है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो कूपन यूज करने के बाद ये 10,000 हो जाता है, सीधा सीधा 9,000। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्वास घेतला, बरं वाटलं। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको बॉडी लेवल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहां पर क्या हो रहा है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ब्रीथ किया, हवा अंदर गई, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा आपके एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जिसको आप बाहर निकाल दोगे इस तरह। तो ये जो ऑक्सीजन का इनटेक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सिंपल बता रहा हूं, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसको बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों चलेगा, सेम मतलब है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। एकदम क्लियर बात। अभी देखो, अभी क्या होगा मुझे बताओ। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको ग्लूकोज का जरूरत था और ऑक्सीजन का जरूरत था। ये दोनों चीजें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ने, आपके ब्लड ने हर सेल तक पहुंचाई। ब्लड ने हर सेल तक पहुंचाई। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ब्लड ने हर सेल तक पहुंचाया। अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा। कहां होगा? सेल के अंदर। ये सेल है, ठीक है। ये आइटम क्या है? आपके सामने जो आइटम रखा है ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर अभी देखो सेल के अंदर फूड स्टफ जो आपने खाना खाया था, दे आर ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? आपके, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, वही ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऐसा है क्या? नहीं। यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने जो खाना खाया था, आपने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज खाया, 6 कार्बन C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, 6 कार्बन होते हैं, बराबर है। इस ग्लूकोज में से स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन, ग्लूकोज में से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ग्लूकोज में से क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर इन दिस केस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर जो ऑक्सीडेशन है वो किसके टर्म्स में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके ग्लूकोज में से धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो, ग्लूकोज को हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे एंड उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। कैसे निकलेगी देखेंगे। बाय द वे, ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सिंगल स्टेप में होता है? नहीं होता है। ग्लूकोज का जो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन है वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। मुझे बताइए यहां तक आपको क्या सब कुछ समझ में आया है? बहुत सारी बातें की मैंने। आपके बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आप खाना भी खाते हो, आप ऑक्सीजन को भी इनहेल करते हो। ऑक्सीजन एंड खाना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हर सेल तक पहुंचाता है। सेल के अंदर खाने का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। कितने स्टेप हैं? ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीसी रिएक्शन। 3 बेसिक स्टेप यहां पे होंगे। क्या इतनी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपके दिमाग में?
बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम आराम से शांति से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो, अब जब एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ध्यान से सुनना, जब ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन किया जाएगा, एनर्जी जो बाहर आएगी वो दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट एनर्जी और इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी क्या होती है? डायरेक्ट एनर्जी इज लाइक कैश विच द सेल कैन स्पेंड इमीडिएटली। आपके पास अगर कैश है तो आप उसको इमीडिएटली खर्च कर सकते हो, आप उस कैश को, उस पैसे को आप तुरंत यूज कर सकते हो कुछ काम करने के लिए। तो उसी तरह से ये जो डायरेक्ट एनर्जी होती है, इसको आपका सेल तुरंत यूज कर सकता है। और ये डायरेक्ट एनर्जी क्या होती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी बोला है ना, रुपया बोला है, पैसा। एटीपी जैसे ही बनता है उसको हम तुरंत यूज कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में। एटीपी बनेगा, उसको तुरंत यूज किया जा सकता है एनर्जी निकालने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका बॉडी इसको तुरंत यूज कर सकता है, इमीडिएटली यूज कर सकता है। एंड इनडायरेक्ट एनर्जी इज लाइक it is like a check which the cell cannot spend directly। मतलब क्या है? चेक है, इसको मैं तुरंत यूज नहीं कर सकता, इसको मुझे बैंक में जाके देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक उसको कन्वर्ट करेगी इनटू कैश। मतलब ये जो चेक है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कैश, बाद में मैं उसको यूज कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन होता है, तब दो केमिकल्स बनते हैं जिनको हम कोएंजाइम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएंजाइम्स नाम है। एक होता है NADH2 और एक होता है FADH2। इनको मैं प्यार से क्या बुलाता हूं? नाडू एंड फाडू, नाडू आणि फाडू। ये मेरे चेक हैं, ये मेरे कौन है? चेक। इनको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू ATP एंड बाद में उनको यूज किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझे? जब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC रिएक्शन, जब ये सब कुछ होता है, जब ये सब कुछ होता है तब आपको ATP भी मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी मिलती है जिसको आप तुरंत यूज कर सकते हो, एंड आपको नाडू NADH2 एंड FADH2 भी मिलते हैं। इनको मैं कोएंजाइम बोलता हूं, नाडू आणि फाडू। इनको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ATP, बाद में यूज कर पाऊंगा। ये मेरी इनडायरेक्ट एनर्जी का एक सोर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां तक बात समझ में आ रही है? एक और बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जितने बच्चे आगे जाके 11th में पढ़ोगे, NADH2, यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में वो NADH2 दिया है, एक्चुअली में हम उसको NADH2 नहीं लिखते, एक्चुअली वो क्या होता है? NADH प्लस H प्लस, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया होगा NADH2, इसलिए हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? NADH2 नाडू। लेकिन एक्चुअली वो कैसा होता है? वो एक्चुअली NADH प्लस H प्लस ऐसे होता है। ठीक है, अभी इसका कोई यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको सीधा सीधा NADH2 बोलेंगे। ओके, चलो कम ऑन, यहां तक बात समझ में आई? मजा आया? यहां तक समझ में आया? इनका फुल फॉर्म समझो। पहले तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। नाडू आणि फाडू, इनका फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड, हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसका यहां पे कोई फुल फॉर्म में मतलब नहीं होता। NAD, इसका फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एंड FADH2 का यहां पे कोई मतलब नहीं है, वो हाइड्रोजन है, वो सिर्फ जुड़ा हुआ है। ठीक है, FAD इसका क्या मतलब है? फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। कोरिलेशन आ गया, ट्रू और फॉल्स आ गया, ऑड मैन आउट आ गया, कहीं पे भी MCQ आ गया। NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोजन तो सिर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ है H2। FAD का फुल फॉर्म फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
ये दोनों कैसे हैं? चेक जैसे हैं। इनको हम कोएंजाइम बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? चेक जैसे होते हैं। इनको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एटीपी। अच्छा, अगर कन्वर्ट किया तो NADH2 मुझे 3 एटीपी देता है। कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी। एंड FADH2 फाड़ू मुझे कितने एटीपी देता है? 2 एटीपी। नाडू कितना? 3 एटीपी। फाड़ू कितना? 2 एटीपी। नाडू कितना? 3 एटीपी। फाड़ू कितना? 2 एटीपी। कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, नाडू गिव्स मी 3 एटीपी, फाड़ू गिव्स मी 2 एटीपी आफ्टर कन्वर्जन। चलो, इतना बात समझ में आया। चलते हैं ग्लाइकोलिसिस की तरफ। मजेदार पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ठीक है, एक अकेले साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था, 3 लोगों ने मिलकर काम किया एंड डिस्कवर किया। एक थे गुस्ताव एम्देन, एक थे ओटो मेयरहोफ एंड एक थे जेकब पार्नेस। तो इनका जो सरनेम है EMP, एम्डेन मेयरहोफ पार्नेस, तो EMP पाथवे बोला जाता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? EMP पाथवे, एम्डेन मेयरहोफ पार्नेस, EMP पाथवे। यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक सारी बातें समझ में आई? लिखते जाओगे, अगर आप रनिंग नोट्स थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा थोड़ा लिखते जाना। चलो, अब देखो भाई साहब, हम ग्लाइकोलाइसिस देख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस आपका पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सर, साइटोप्लाज्म मतलब बेटा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जितना एक जेल जैसा मटेरियल बोल लो आप, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल फ्लोट करेंगे, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज लाइक अ मैट्रिक्स और इट इज लाइक अ जेल, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। इतना तो आप समझते हो। एंड साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहां किया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर किया जाता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं साइटोप्लाज्म। अब ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, आप जानते हो फॉर्मूला C6H12O6। इसको तोड़ेंगे, बीच से तोड़ेंगे इंटू 2 टुकड़ा, बीच से काटा इंटू 2 टुकड़ा, इस तरह से 3 कार्बन 3 कार्बन, सिंपल। एक ग्लूकोज को 2 टुकड़े में डिवाइड किया। ये जो 2 टुकड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। सिंपल, एवढंच है। मजा आया? मजा आया? इतना ही है, आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है। क्या दिया है? मजेदार बात है, ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड में डिवाइड किया, बस एवढंच है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई शक और संशय वाली बात है क्या? एक ग्लूकोज को 2 टुकड़े में डिवाइड किया, पायरुविक एसिड आणि पायरुविक एसिड, संपला। एवढाच विषय है। आई होप आपको मुद्दा समझ में आया। ठीक है, साथ साथ में कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? 2 एटीपी मिलते हैं, 2 नाडू मिलते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं? इनको मैं बोलता हूं बाय प्रोडक्ट्स।
ठीक है। अभी ये एटीपी और नाडू ये तो मुझे एनर्जी देंगे, एटीपी इमीडिएटली एनर्जी देगा, तुरंत एनर्जी देगा, नाडू को हम बाद में कन्वर्ट करेंगे इनटू एटीपी। 2 नाडू है तो कितना एटीपी देगा, 6 एटीपी देगा, देगा ना। और वाटर क्या है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो एक काम करो, इन दोनों को आप, ये मेरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है तो इनको मैं प्राइमरी प्रोडक्ट बोल सकता हूं, चलो प्राइमरी बोल दिया। एंड सिर्फ वाटर है उसको मैं बाय प्रोडक्ट बोलूंगा। बाय प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखो आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं। ग्लूकोज का ऐसे याद रखो, ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, 2 बार पान खाओ और पानी पियो, 2 बार पान खाओ पानी पियो। पान और पानी इसका क्या मतलब है, पी पायरुविक एसिड, ए एटीपी, एन नाडू एंड वाटर। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी, नाडू आणि वाटर। इस तरह मैं याद रखता हूं, 2 बार पान खाया पानी पिया, पान खाया पानी पिया, पान खाया पानी पिया। 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of नाडू एंड 2 molecules of water। ये सब बनता है ग्लाइकोलिसिस में। कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। देखो ये टॉपिक एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस यहां समाप्त हो गया, यहां पर ग्लाइकोलिसिस समाप्त हो गया। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। ये क्या है, माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो आपके जो पायरुविक एसिड थे वो कहां गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए। एंड अब इनको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा। सुनिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस खत्म हुई, क्रेब साइकिल चालू होगी, उन दोनों के बीच में एक स्टेप होता है जिसको इंटरमीडिएट स्टेप बोलेंगे। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। बस नाम याद रखो, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, उनको कन्वर्ट किया इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड यहां पर भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाडू एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, 2 बार नको, नको 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 2 वेळा बोलायचा नको। ना मतलब नाडू, NaDH2 एंड CO मतलब CO2। 2 बार नको, ग्लाइकोलिसिस 2 बार पान खाया पानी पिया, यहां पे 2 बार नको, नाडू आणि कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे ये इंटरमीडिएट स्टेप किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इतना समझ में आ गया तो अब क्या समझोगे, देखो अब आते हैं क्रेब साइकिल पे। क्रेब साइकिल, खेकड़ा साइकिल, खेकड़े का स्पेलिंग अलग होता है ना, ये क्रेब अलग है। नाम देखो सर का, ये जो सर है इनका नाम था हंस क्रैब। हंस मतलब बगड़ा, नहीं बगड़ा नहीं होता है, क्या होता है, स्वॉन, नहीं हंस। मराठी में बताओ क्या होता है हंस, मेरे को याद नहीं है। सर हंस क्रेब। द साइक्लिक रिएक्शंस इन क्रेब्स साइकिल दे वर डिस्कवर्ड बाय सर हंस क्रेब। इन्होंने डिस्कवर किया था। साइक्लिक रिएक्शन बोला है, क्या बोला है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है, एक साइकिल में चलता है। यहां पे आप देखो ऐसी एक साइकिल दिख रही है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलते रहता है रिएक्शन, गोल 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 गोल। इतना डिटेल में हम देखने वाले नहीं है, मैं आपको सिर्फ
साइक्लिक का मतलब बता रहा हूं कि ये रिएक्शन ऐसे गोल गोल चलते रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिएक्शन। एंड ये किन्होंने डिस्कवर किए थे, सर हांस क्रेब्स। इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। मुद्दा समझ में आ रहा है? अब यहां पर कुछ भी मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ मत देखो। आपको मैं जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना देखो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमने एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, बराबर है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में आता है, अच्छा क्रेब्स साइकिल कुटे होते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए किधर बना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल किधर होगी, ये क्या कौन सी साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल है। कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए साइकिल के अंदर आता है तो आपको ये दो गोले दिख रहे हैं, छोटे छोटे दो गोले दिख रहे हैं, ये एसिटाइल पार्ट है, उसके अंदर दो कार्बन होते हैं। दो गोला मतलब दो कार्बन, एसिटाइल पार्ट में दो कार्बन होते हैं। अब क्या होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल में आता है तो ये एसिटाइल पार्ट साइकिल में जाता है एंड कोएंजाइम ए टूटकर वापस चला जाता है पिछले वाले स्टेप में। पिछले वाला स्टेप कौन सा था, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके एसिटाइल को ए बनाया, बराबर। तो यहां पर एसिटाइल पार्ट साइकिल में जाता है, को ए वापस चला जाता है पिछले वाले स्टेप में। को ए का काम क्या है पता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना और साइकिल के अंदर लेके आना, इतना ही पार्ट है उसका। तो कोएंजाइम में वापस चला जाएगा पिछले वाले स्टेप पे, एंड वो ये जो स्टेप है ये चलते रहेगा ना। कोएंजाइम में आया, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, एसिटाइल को साइकिल में छोड़ा और वापस चला गया स्टेप में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुद्दा समझ में आया? कोएंजाइम में वापस चला जाता है पिछले वाले स्टेप में, इंटरमीडिएट स्टेप पे। अब ये जो एसिटाइल पार्ट है आपको दिख रहा है, ये दो गोला, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट दिख रहा है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। एसिटाइल एंड ऑक्सैलो एसीटेट ज्वाइंट होके सिट्रेट बनाते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एसिटाइल एंड ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर, ये सब याद नहीं रखना है, क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। क्यों बता रहा हूं, रीजन है। एसिटाइल और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर सिट्रेट बनाते हैं, इसको मैं सिट्रिक एसिड बोल सकता हूं, सिट्रिक एसिड। एंड इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द साइकिल। इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट कौन सा है, सिट्रिक एसिड। क्या आपको सारी बातें समझ में आई? एक क्विक रिकैप बताऊं। एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल में आया, एसिटाइल को साइकिल में छोड़ा, कोएंजाइम में वापस पीछे वाले स्टेप पे चला गया, एसिटाइल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होके 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनाया, जिसको मैं सिट्रिक एसिड बोलता हूं। वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है इस साइकिल का। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, सिट्रिक एसिड। बाकी कुछ याद नहीं करना है, इतना ही समझना है कि सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल। तो अब मेरी बात समझिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। अब यहां पर कोएंजाइम ए वापस चला जाएगा, टूट कर वापस चला जाएगा, एंड एसिटाइल विल कन्वर्ट इनटू सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना, सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। ये सारी बातें आप लिखोगे तो आपको मजा आएगा। सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। सिट्रिक एसिड के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को, बात समझ में आई आपको? सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं।
तो ये जो साइकिल है इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इतना सा बताने के लिए कितना बताना पड़ा, देखो ना यार, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि ये जो साइकिल है क्रेब्स साइकिल, इसका नाम टीसीए साइकिल है। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसके पास होते हैं? सिट्रिक एसिड के पास। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, देयरफॉर दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सायकल। किती किती काय काय सांगावं लागतं बघा बघा बघा। बात समझ में आई? कोएंजाइम में टूटकर वापस जाएगा, टूटकर वापस जाएगा। एसिटाइल प्लस ऑक्सैलो एसिटेट मिलकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट। इट हैज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। द साइकिल इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। अब धीरे धीरे क्या होगा? एसिटाइल पार्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस। एवढाच आहे मुद्दा। एसिटाइल पार्ट विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन दिस प्रोसेस। क्या क्या बनता है? पानी बनता है, नाड़ू बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आणि फाड़ू बनता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? हर चीज का अपने पास एक तोड़गा है, इसको याद रखेंगे। हम बोलेंगे पानी नको फाड़ू, पानी नको फाड़ू। अब मुझे बताओ, पानी का मतलब पानी, ना का मतलब नाड़ू NaDH2, को का मतलब CO2, फाड़ू का मतलब FeDH2। पानी नको फाड़ू। ग्लाइकोलिसिस में 2 बार पान खाया पानी पिया, पान खाया पानी पिया। फिर इंटरमीडिएट स्टेप 2 बार नको, 2 बार नको, एंड यहां पर पानी नको फाड़ू, पानी नको फाड़ू। ये हो गया आपका टीसीए। बाय द वे एटीपी भी बनता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। बनता है, इधर एक एटीपी बनता है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। सब कुछ क्लियर हुआ? एसिटाइल पार्ट को तोड़ तोड़ के ऑक्सीडाइज करेंगे इन दिस प्रोसेस। पहला प्रोडक्ट कौन है? सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, टीसीए साइकिल बोला जाता है। कोएंजाइम में वापस चला जाता है पिछले वाले स्टेप में। सारी बातें आपको मजा आई, समझ में आई? अब आगे चलते हैं। हाय सर कितना बताओगे यार, छोड़ दो हमें। सुनो ये माइटोचॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर थोड़ा आप समझोगे। इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब लेयर्स। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो आपको ओवल शेप की दिखाई दे रही है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ओवल शेप की है, इनर मेम्ब्रेन उसकी ऐसी फोल्ड हो गई है, आपको दिख रही है? इनर मेम्ब्रेन ऐसा 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 कीड़े के जैसा फोल्ड हो गया है, दिख रहा है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। फिर इसके अंदर जो लिक्विड जैसा होगा, सेल के अंदर कैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ तो होगा, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड ये पूरा जो क्रेब्स साइकिल होता है वो किधर होता है? मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या है? मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल किधर होता है? इसके मैट्रिक्स के अंदर होता है। अब यहां पर ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो आपको क्विकली बता देता हूं कि देखो, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद पायरुविक एसिड माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर आया, वहां पे उसका एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया गया। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल में एंटर हुआ, कोएंजाइम में वापस चला जाएगा पिछले वाले स्टेप में। एसिटाइल पार्ट को हम धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करेंगे, नाड़ू भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, फाड़ू भी बना। वही है ना ये टीसीए साइकिल। नहीं समझ में आई बात? कम ऑन यार, इतना नहीं समझा। पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस में, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लिया, उसका हमने एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल के अंदर गया, एसिटाइल प्लस ऑक्सैलो एसिटेट मिलकर सिट्रिक एसिड बनते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोएंजाइम में वापस चला जाता है पिछले वाले स्टेप में। फिर ये पूरे प्रोसेस में एसिटाइल को
ऑक्सीडाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, नाडू भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, फाड़ू भी मिलेगा। एक और बात, फैटी एसिड भी लिखा हुआ है। बेसिकली आप जो फैट्स खाते हो वो फैट्स डाइजेस्ट होके क्या बनता है, फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड भी माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं, इनको भी कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड बाद में उसमें से भी पूरा साइकिल होगा। तो फैटी एसिड को भी आप एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकते हो, एंड इसमें से भी आपको एनर्जी मिल सकती है। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं? पक्का 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 पक्का। तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, ईटीसी रिएक्शन। इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ईटीसी रिएक्शन। ट्रांसफर के जगह ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ईटीसी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब मुझे बताओ, यहां पर सारी की सारी इनडायरेक्ट एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट एनर्जी। आपके पास इनडायरेक्ट एनर्जी क्या थी, क्या था आपके पास? आपके पास था नाडू और आपके पास था फाड़ू। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जितना भी नाडू फाड़ू बना, उन सबको हम यहां पे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी बैंक है, आप चेक लेके जाओगे, बैंक उसको कन्वर्ट करके कैश बना के देगी। ठीक है, तो ईटीसी रिएक्शन किसके जैसा होता है, एक बैंक के जैसा। ये एक बैंक की तरह काम करेगा, आप चेक दोगे आपको कैश मिलेगा। NaDH2 will be converted into 3 ATP, फाड़ू will be converted into 2 ATP। ऑक्सीजन का क्या काम है, नाडू में से 3 ATP, फाड़ू में से 2 ATP, एवढंच आहे। ऑक्सीजन का क्या काम है, देखो यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ग्लूकोज में से धीरे 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 तोड़ तोड़ के ग्लूकोज का पायरुवेट एसिड बनाया, उसका एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, फिर वो एसिटाइल को भी पूरा तोड़ा, तो इतना तोड़फोड़ हुआ, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन किया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन किधर है, ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, ऐसे ही खुला छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो लास्ट में होती है हीरो की एंट्री, ऑक्सीजन हमारा हीरो है, बलिदान देगा लास्ट में। क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का काम खत्म हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन बना पूरे प्रोसेस में, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, वो सारे इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2- बनेगा, ये 2- O2- H+ के साथ कंबाइन करेगा। H+ किधर से आएगा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, NaDH2 FADH2, ये हाइड्रोजन भी निकल जाते हैं, H+ बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन O2- हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अल्टीमेटली पानी बनाकर देगा। तो ये पानी बनेगा यहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट। फील आ गया, पूरी एनर्जी बाहर आ गई, फील आया कि नहीं आया, आना ही चाहिए। समझ में आया कि अच्छा ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव बन जाता है, एनायन H+ के साथ बाइंड होकर पानी बना के देता है। यह होता है ईटीसी रिएक्शन। मजा आ गया। एक क्विक रिकैप अगर मैं करना चाहूं, क्या आप मुझे करने दोगे? ऑफ कोर्स। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को ब्रेक करके हमने पायरुविक एसिड बनाया, 2 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्लूकोज गिव्स मी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहां पे क्या मिलता है, 2 बार पान खाओ, पानी पियो। लिख दूं क्या? लिखूंगा तो आपको फील आएगा क्या? येलो दिखेगा? नहीं दिखेगा। कौन सा कलर दिखाई देगा? पर्पल। P फॉर पायरुविक एसिड, A फॉर ATP,
N for NaDH2 एंड वाटर। क्लियर बात, नो बकवास। फिर इंटरमीडिएट स्टेप, कौन सा स्टेप है ये? इंटरमीडिएट कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहां पे कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम। 2 molecules of pyruvic acid give me 2 acetyl coenzyme। क्या मिलता है इधर? 2 बार नको, 2 molecules of NaDH2 and 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम चलते हैं क्रेब्स साइकिल में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में इसमें से कोएंजाइम में टूट कर वापस चला जाएगा एंड एसिटाइल पार्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है? सिट्रिक एसिड। सो इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड एंड यहां पे एसिटाइल पार्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां आपको क्या मिलेगा? पानी नको फाड़ू, पानी नको फाड़ू। एंड लास्ट में ETC रिएक्शन, नाडू एंड फाड़ू कन्वर्टेड। नाडू में से 3 ATP मिला, फाड़ू में से 2 ATP मिला एंड बाय प्रोडक्ट पानी मिलता है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। समजलं काय, डोक्यात गेलं काय? सारे टॉपिक क्लियर हुए तो यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं आरएम 5.0 बैच के अंदर। दिस इज द फुल टीम ऑफ टीचर्स जो आपको यहाँ पे लाइव पढ़ा रही है। कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।